हेलो। सो डिटरमिनेंट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में समझा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है और किस तरह के केसेस आ रहे हैं। अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि ये कोई 3 इक्वेशन दे रखे हैं और इक्वेशन को देखते ही पता चल रहा है कि D1, D2, D3 तीनों ज़ीरो होंगे। क्यों? क्योंकि तीनों के कांस्टेंट ज़ीरो हैं। तो D1 में जब पहली कॉलम 0 0 0 हो जाएगी तो पूरा डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली D2 में भी क्या होगा, दूसरी कॉलम ज़ीरो हो जाएगी और D3 में क्या होगा, तीसरी कॉलम ज़ीरो आ जाएगी। तो वो D3 की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो एक्चुअली इसमें D1, D2, D3 तीनों ज़ीरो है क्योंकि कांस्टेंट ज़ीरो है। बट D पे मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो वो चाहता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने क्रेमर्स रूल की टेबल बनाई थी। तो क्रेमर्स रूल में तो उसमें ए बी सी और डी बिट था। तो देखो, तो ये था डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ये था डी इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ए में क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है। ए में ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है। अच्छा, तो D1, D2, D3 तीनों ज़ीरो होने चाहिए। तो उस केस में B तो रिजेक्ट हो जाएगा, D भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें एटलीस्ट वन ऑफ दम इज़ नॉन ज़ीरो। तो A और C बचेगा। पर A में तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, क्वेश्चन चाहता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो C रह जाएगा और C कौन है, D इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि D1, D2, D3 ये तो ऑलरेडी पहले से ज़ीरो थे, पर क्वेश्चन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए D को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो D का ज़ीरो होने का मतलब है कोफिशिएंट से बनने वाले डिटरमिनेंट 1 3 2 k 3 3 -2 -4, दिस मस्ट बी ज़ीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, 1 को रोका -4k +6, फिर -k को रोका -k, सो -12 +4, फिर 3 को रोका तो 9 -2k शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 -4k और ये हो जाएगा -8, तो +8k एंड +27 -6k इज इक्वल टू ज़ीरो। सो 6 और 27 33 आ जाएगा, माइनस 4 और 6 10, 10 -8, तो -2k इज इक्वल टू ज़ीरो। सो 2k इक्वल टू 33, तो k इज इक्वल टू 33/2। तो k की ये वो वैल्यू है 33/2 जिस पर ये सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। ये सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। नेक्स्ट, अब k की 33/2 रख दी। तो अब देखो ना, वो क्रेमर्स रूल के हिसाब से ए बी सी और डी जो था, तो ए रिजेक्ट, बी रिजेक्ट, डी रिजेक्ट, तो सी आएगा। और सी में क्या होता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मुझे फाइंड आउट करने हैं फॉर के इक्वल टू 33/2 फॉर के इक्वल टू 33/2। तो इसको रखते हैं, तो के इक्वल टू 33/2 रखते हैं। तो क्या आएगा, तो ये आएगा x प्लस 33y/2 प्लस 3z इज इक्वल टू ज़ीरो। और तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमेशा रेशियो में निकाले जाते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रेशियो में निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं z को क्या करूँगा, k1 रख दूंगा। तो z को k1 रख दूंगा तो x और y ना k1 के टर्म्स में आएंगे। तो मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन यूज़ करता हूँ। तो k को 33/2 रख दिया, तो x प्लस 33/2 प्लस 3z इज इक्वल टू ज़ीरो और 3x प्लस 33/2 y माइनस 2z इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आती है 5k1/2 और ये सिर्फ कैसे, z को k1 पुट कर देंगे। z को k1 पुट करने के बाद में x और y k1 के टर्म्स में आएगा। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आती है -k1/3। तो सॉल्यूशन जो आएंगे वो रेशियो में आएंगे, x:y:z। तो x:y:z, तो x आ जाएगा 5k1/2, y आ जाएगा -k1/3 और z आ जाएगा k1। नेक्स्ट k1 कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/2 इज टू -1/3 इज टू 1। फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 इज टू -2 इज टू 6, तो ये रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें k1 जो होगा, k1 बिलोंग्स टू r -0। ये -0 को क्यों निकाला, ज़ीरो को इसलिए निकाला क्योंकि k1 इक्वल टू ज़ीरो पे x y z तीनों ज़ीरो हो जाएंगे और तीनों ज़ीरो हो जाएंगे तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। पर क्वेश्चन ने बोला है कि नॉन ट्रिवियल होना चाहिए, तो नॉन ट्रिवियल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए,
तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, तो फिर k1 इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो k1 आ जाएगा r माइनस 0 कि 0 को निकाल देंगे और फिर वो सॉल्यूशन लिखेंगे ये वाला। तो दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, p और q की वैल्यू निकालनी है कि सो दैट इस सिस्टम का कभी तो नो सॉल्यूशन हो, कभी यूनिक सॉल्यूशन हो, कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो अगर मैं वो क्रेमर्स रूल की टेबल देखूंगा तो a b c और d, तो यानी d नॉट इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 एंड ऑल ऑफ देम आर 0, d1 d2 d3 इक्वल टू 0, फिर d1 d2 d3 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे कम से कम एक नॉन ज़ीरो, बाकी दो ज़ीरो हो भी सकते हैं। यहाँ पर भी d1 कम से कम एक नॉन ज़ीरो और बाकी दोनों ज़ीरो हो भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले d1 d2 d3 निकालना पड़ेगा। तो d1 d2 d3 ये सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस केस में d कितना होगा, तो इस केस में d होगा 2p6 1 2q 1 1 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो d आता है p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3 एक्सपेंड करने के बाद। सिमिलरली ऐसे d1 भी निकालेंगे तो d1 आ जाएगा, पहली कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो तो 854 p2 1 6q3। तो d1 को जब एक्सपेंड करेंगे तो वो p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 7 आएगा, p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 7। तो सिमिलरली ऐसे d2 भी निकालेंगे तो d2 में पहली कॉलम तो एज इट इज़ रहेगी, दूसरी कॉलम कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगी और तीसरी कॉलम एज इट इज़ रहेगी। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। फिर ऐसे ही d3 निकालेंगे तो d3 कितना होगा, तो d3 हो जाएगा 2 1 1 p2 1 और थर्ड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे तो ये आएगा p माइनस 2। तो इसको पूरा सॉल्व करके d आ गया था p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3 और d1 आ गया था p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 7 और d2 आ गया था 0 और d3 आ गया था p माइनस 2। तो देखो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन किस में है, d बिट में। सो नो सॉल्यूशन में कौन सा आ जाएगा, d बिट आ जाएगा। तो नो सॉल्यूशन में क्या आएगा, d इक्वल टू 0, d नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो सॉरी, नो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, d केस आएगा। तो d केस का मतलब है d इक्वल टू 0 और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन ज़ीरो। और सेकंड केस यूनिक सॉल्यूशन, ये a और b दोनों आ जाएंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में c बिट आ जाएगा। तो करते हैं। तो पहला वाला नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में चारों में से कौन सा आएगा, d। और d क्या चाहता है कि कैपिटल D 0 होना चाहिए और d1 d2 d3 में कोई कम से कम नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो p नॉट इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 3, ताकि q इक्वल टू 3 पे d 0 हो जाएगा और p नॉट इक्वल टू 2 पे तीनों भी 0 नहीं होंगे। सेकेंड केस यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन a और b है और a और b में कॉमन क्या है, d नॉट इक्वल टू 0, तो d 0 नहीं होना चाहिए। तो p नॉट इक्वल टू 2 एंड q नॉट इक्वल टू 3। फिर थर्ड पार्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में c बिट आएगी और c बिट क्या कहती है, चारों 0 होने चाहिए। तो ऐसा कंडीशन जो चारों 0 हो जाए तो p इज इक्वल टू 2 जिस पे चारों 0 हो जाएंगे एंड q बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि q पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो q कुछ भी लेंगे तो भी चलेगा और p इक्वल टू 2 पे सारा 0 हो ही जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसे करते हैं, मतलब उसकी जो एंट्रीज हैं वो x के टर्म्स में है। अगर मैं इस पूरे डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करूं तो जो डेल्टा एफ एक्स होगा वो इन टर्म्स ऑफ x आने वाला है। तो जब इसको एक्सपैंड करूंगा तो 6 टर्म आएगी, एफ क्यू डब्ल्यू एफ क्यू एफ वी आर, फिर एफ को रोक के, फिर जी को रोक के, फिर एच को रोक के। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो इट्स वेरी लेंदी और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि बिना एक्सपेंड किए हुए डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो पहले रो वाइज, तो डेल्टा डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव, तो इसको कैसे है, n-1 रोज को एज इट इज रोकेंगे और एक रो का डेरिवेटिव करेंगे, ऐसे हर रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो सेकंड को रोका, थर्ड को रोका, पहली का डेरिवेटिव, फर्स्ट को रोका, थर्ड को रोका, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट को रोका, थर्ड को रोका, थर्ड का डेरिवेटिव, फर्स्ट को रोका, सेकंड को रोका, थर्ड का डेरिवेटिव। तो बहुत इजी है ये, दो को रोकना है और एक का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फर्स्ट का किया, बाकी दोनों को रोका, सेकंड का किया, बाकी दोनों को रोका, थर्ड का किया, बाकी दोनों को रोका। एंड ये जो किया है वो रो वाइज है, तो सेम फॉर कॉलम वाइज। पर कॉलम वाइज में क्या होगा कि कॉलम वाइज पहली कॉलम का, फिर दूसरी कॉलम का, फिर तीसरी कॉलम का डेरिवेटिव करेंगे।
तो ये हो गया कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज में क्या होगा, पहली कॉलम का डेरिवेटिव सेकंड और थर्ड को रोका, फर्स्ट और थर्ड को रोका सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट और सेकंड को रोका थर्ड का डेरिवेटिव। वही सेम फंडा, एक का डेरिवेटिव होगा, बाकी सारी रुकेंगी। एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया है, डेल्टा ऑफ एक्स पूछा हुआ है, डेल्टा डैश दिया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं रो वाइज करूँ या कॉलम वाइज करूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉलम वाइज करूँगा। क्यों? क्योंकि कॉलम वाइज करने से जब इस कॉलम का मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो वो 0 0 0 आएगा, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको कॉलम वाइज करूँगा। तो करते हैं। तो पहले फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव, तो ये आएगा 4x माइनस ए का होल क्यूब, 4x माइनस बी का होल क्यूब, 4x माइनस सी का होल क्यूब, और फिर x माइनस ए का होल क्यूब, x माइनस बी का होल क्यूब, x माइनस सी का होल क्यूब एज इट इज़, 1 1 1 एज इट इज़। सेकेंड और थर्ड कॉलम एज इट इज़, प्लस इस बार फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा, x माइनस ए रेस टू 4, x माइनस बी रेस टू 4, x माइनस सी रेस टू 4, और थर्ड वाली का डेरिवेटिव तो 3 टाइम्स x माइनस ए का स्क्वायर, 3 टाइम x माइनस बी का स्क्वायर, 3 टाइम x माइनस सी का स्क्वायर, 1 1 1। फिर थर्ड वाली का, तो फर्स्ट को एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड को एज इट इज़ रखेंगे, थर्ड का डेरिवेटिव 0, तो थर्ड का डिटरमिनेंट तो 0 ही हो जाएगा, थर्ड का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फर्स्ट वाले में क्या होगा, ये 4 कॉमन आ जाएगा, और ये दो कॉलम सेम है, तो दो कॉलम सेम है तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ यही रह जाएगा। और इसमें भी क्या देख रहा हूँ मैं, 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। फिर ये सेम टू सेम ये लिखी हुई है, पावर 4 स्क्वायर 1, तो पावर 4 स्क्वायर 1, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। तो कंपेयर किया तो लैम्डा इज इक्वल टू 3, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। सो मान लो कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, और एलिमेंट्स दे रखे हैं, उन एलिमेंट्स को यूज़ करके डिटरमिनेंट बना सकते हैं। तो उनको यूज़ करके डिटरमिनेंट बना सकते हैं, तो हर बार डिटरमिनेंट की कोई वैल्यू आ रही होगी, तो वो जो वैल्यू आ रही होगी तो उसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी और एक मिनिमम वैल्यू आ रही होगी। तो वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो होता क्या है फंडा कि ये जो डेटा होता है, इस डेटा में तो डिटरमिनेंट कैसे बनाएंगे कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इसके मिनिमम से भरेंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके मैक्सिमम से भरेंगे। तो देखो, डायगोनल एलिमेंट इसके मिनिमम से और नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके मैक्सिमम से भरेंगे। नेक्स्ट, तो ये आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम क्या होगी, कोई दो रो इंटरचेंज कर दो, माइनस का फर्क आ जाएगा। तो अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू उसकी नेगेटिव टाइम्स ही होगी। एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो एलिमेंट्स है 0 1 2 3 और थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है। तो 0 1 2 3 तो डायगोनल भरेंगे मिनिमम से। तो 0 1 2 3 का मिनिमम कौन है, 0, और इसका जो मैक्सिमम होगा वो नॉन डायगोनल में जाएगा, तो इसका मैक्सिमम कौन है, 3, तो 3 3 3 3। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 54, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 54, और कोई भी दो रो इंटरचेंज कर दो तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -54, एंड द चैप्टर इज कंप्लीट।